चलो क्या पढ़ना था आज? सर्कुलर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन था ना? तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन तो इससे पहले मैं आपको एक्सेलरेशन का कुछ डिस्कस कर लेते हैं। लिसन, एक्सेलरेशन से रिलेटेड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो है, इट इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन। बराबर। तो एक्सेलरेशन कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय two ways, either by changing the magnitude of the velocity or by changing the direction of velocity. Suppose velocity and acceleration are not in the same direction. Okay. This is velocity vector and acceleration vector. When velocity and acceleration are not in same direction, in that case मतलब बैठो जा तो तू पाछड़ जतो रे ने આગળ આવો તો અહીંયા આવતો રે આવતો चलो तो एक्सेलरेशन, लिसन, एक्सेलरेशन को आप दो कंपोनेंट में यहां पर डिवाइड कर सकते हो इस तरह से। एक्सेलरेशन कैन बी डिवाइडेड इन टू कंपोनेंट। ये जो है इट इज कॉल्ड ए पैरेलल कंपोनेंट, ए परपेंडिकुलर कंपोनेंट। ए पैरेलल कंपोनेंट इज आल्सो कॉल्ड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन and perpendicular component is also called centripetal acceleration or radial acceleration. We know that the direction of velocity is, if the particle is moving on a curved path, what is the direction of velocity? Tangential direction. Because velocity is in tangential direction, so the component of the acceleration which is parallel to velocity is called tangential acceleration. Okay. Now if velocity is in tangential direction, the direction which is perpendicular to the tangent is radial direction. Direction which is perpendicular to tangential direction is radial direction. That is why this component is called radial acceleration or centripetal acceleration. Okay. Now a parallel or tangential acceleration. But this acceleration is responsible for change in magnitude of velocity. बराबर। अगर इसका मैं एग्जांपल दूं तो फ्री फॉलिंग मोशन, इफ यू कंसीडर फ्री फॉलिंग मोशन तो उसमें क्या होता है? वेलोसिटी डाउनवर्ड, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड, so they are parallel. So what happens? Only magnitude changes. बराबर। velocity direction remains same. So thus this component of acceleration is responsible for change in magnitude of velocity. Okay, it is responsible for change in magnitude of velocity. समझ में आ गया? Then AC और AR और A perpendicular. तो दिस कंपोनेंट, ये जो है
मेरा तो इट इज responsible for change in direction of velocity. This radial acceleration or tangential acceleration or perpendicular component of acceleration is responsible for change in direction of velocity. ठीक है, change in direction of velocity. ठीक है, इसका मैं एग्जांपल दूं तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है, स्पीड रिमेन सेम, यानी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता है पर डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज होती है. तो इस केस में आपका एक्सेलरेशन ये होता क्यों है, आपको पता है. अगर सर्कुलर मोशन चाहिए तो क्या चाहिए, एक सेंट्रीपेटल फोर्स चाहिए. तो अगर फोर्स सेंट्रीपेटल है यानी टुवर्ड सेंटर है तो एक्सेलरेशन भी टुवर्ड से होगा. समझ में आया. तो अगर सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रही है तो ये कंपोनेंट ही प्रेजेंट होगा. सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है तो ये कंपोनेंट प्रेजेंट होगा, और दोनों चेंज हो रहे हैं तो फिर दोनों कंपोनेंट प्रेजेंट होंगे. समझ में आया. अगर दोनों हो रहे हैं तो फिर दोनों कंपोनेंट, अब समझो कि दोनों कंपोनेंट प्रेजेंट है. दोनों कंपोनेंट प्रेजेंट है तो ये सपोज रेडियल कंपोनेंट है और ये टेंजेंशियल कंपोनेंट है. तो फिर और ये रिजल्टेंट एक्सेलरेशन, तो इनके बीच का रिलेशन क्या होगा, a इज इक्वल टू अंडर रूट ए आर स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर. समझ में आया, क्लियर. अब अगर इससे मैं सपोज कोई अगर कोई केस लेते हैं हम जिसमें देखो रेडियल एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होगा टुवर्ड सेंटर, और जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है वो इस डायरेक्शन में होगा. तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन जो आपको मिलेगा अगर दोनों कंपोनेंट प्रेजेंट है तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन यू मिलेगा. समझ में आया. ये रेडियल कम बराबर और ये टेंजेंशियल, तो ये रिजल्टेंट एक्सेलरेशन बराबर. तो ये इसके बारे में आप क्या बता सकते हो, ये सर्कुलर मोशन है पर ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं है. क्यों, क्योंकि टेंजेंशियल कंपोनेंट प्रेजेंट है, इसका मतलब मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है बराबर. तो ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है. बोलो इसमें किसी को डाउट है, अगर आप मैं जो पढ़ाता हूं वो घर जाके उतना भी क्लियर कर देते हो तो भी आपको काफी फायदा होगा. आपके सारे कंसेप्ट, तो जो क्वेश्चंस बहुत ट्विस्टेड नहीं होंगे उनको तो आप आसानी से आंसर कर सकोगे. चलो ठीक है, फिर हम बात करते हैं
यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जब मैंने वर्ड यूज किया यूनिफॉर्म तो इसका मतलब क्या हुआ? स्पीड कांस्टेंट, स्पीड कांस्टेंट, बट velocity is not constant because direction of velocity changes continuously, है ना? इसमें डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस कंटिन्यूअसली। अगर यहां पर है तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी टेंजेंशियल, यहां पर है you can see direction changes continuously and that is why it is not, velocity को आप कांस्टेंट नहीं कंसीडर कर सकते। बराबर, आप वेलोसिटी को कांस्टेंट कंसीडर नहीं कर सकते क्योंकि डायरेक्शन चेंज होती है और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी कांस्टेंट तभी हो सकती है जब डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों कांस्टेंट हो। समझ में आया? इसमें आपको एक्सेलरेशन किस डायरेक्ट, क्योंकि वेलोसिटी सिर्फ टेंजेंशियल कंपोनेंट है, बराबर, तो एक्सेलरेशन में डायरेक्ट ले देता हूँ, इसका प्रूफ नहीं लेता। v स्क्वायर बाय आर, बराबर, एक ये फॉर्मूला हुई, बट v इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाय आर, तो ये दूसरी फॉर्मूला हुई ओमेगा स्क्वायर आर, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, बराबर। एंड इसे यूं भी लिख सकते ओमेगा इंटू ओमेगा आर, तो ओमेगा इंटू वी, बराबर। अगर मुझे एफ के फॉर्म में चाहिए तो ओमेगा आपको पता है 2 पाई एफ, तो ये एक्सेलरेशन ओमेगा के फॉर्म में 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर आर, बराबर। इसके करस्पॉन्डिंग जो फोर्स होगा इट इज कॉल्ड सेंट्रीपेटल फोर्स। सेंट्रीपेटल फोर्स क्या होगा? F इज इक्वल टू एम ए, और यहाँ पर आपका m क्या है? v स्क्वायर बाय आर, v स्क्वायर बाय आर ले सकते हो, m ओमेगा स्क्वायर आर ले सकते हो, m ओमेगा v ले सकते हो। तो जब भी सर्कुलर मोशन हो रही है तो आपको ये फोर्स चाहिए, बराबर, क्योंकि इतना सुडो फोर्स लगता है, बराबर। जब भी कोई सिस्टम एक्सेलरेटेड सिस्टम होती है तो उसके हर कंपोनेंट पर सुडो फोर्स लगता है एंड दैट इज कितना होता है? mv स्क्वायर बाय आर। इतना आपको, ये सुडो फोर्स अवे फ्रॉम सेंटर होता है, तो इतना फोर्स आपको टूवर्ड सेंटर चाहिए। अगर इतना फोर्स आपको टूवर्ड सेंटर मिला, इतना फोर्स आपको टूवर्ड सेंटर मिला, तभी ये मोशन पॉसिबल।
चलो ठीक है। चलो, a car is moving with uniform velocity 10 meter per second. After 5 seconds, brakes are applied to produce constant retardation, and car comes to rest at t is equal to 10 seconds. The position time graph for t is equal to 0 to t is equal to 15 seconds. Car is moving with 10 meter per second after 5 seconds. तो अगर मैं x वर्सेस t का प्लॉट ड्रॉ करूं, ये t इज इक्वल टू 5 सेकेंड है बराबर। तो अप टू t इज इक्वल टू 5 सेकेंड वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। जब वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी तो x वर्सेस t का प्लॉट कैसा होगा। अब ये प्लॉट सब कुछ हमने सीखा है, अब उसका एप्लीकेशन आया। तो वेलोसिटी जब कांस्टेंट होती है तो x वर्सेस t का प्लॉट लीनियर बराबर, तो ये लीनियर बराबर। इसके बाद क्या हो रहा है, 5 सेकेंड बराबर, ब्रेक्स एट t इज इक्वल टू 5 सेकेंड, ब्रेक्स आर अप्लाइड। तो आपने 5 सेकेंड के बाद ब्रेक अप्लाई किया तो इसमें डिस्टेंस कितना ट्रैवल होगा, ये जो 5 सेकेंड में डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगा बराबर, तो वेलोसिटी इनटू टाइम होगा ना। डिस्टेंस ट्रैवल्ड फ्रॉम t is equal to 0 to t is equal to 5 second. So it is velocity into time, 10 into 5 50 मीटर, यानी ये 50 होना चाहिए बराबर। Then brakes are applied to produce constant retardation and car comes to rest at t is equal to 10 second. तो इतने टाइम इंटरवल में उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, पहले तो ये फाइंड कर लेते मेरा। डिस्टेंस ट्रैवल्ड फ्रॉम t is equal to 5 second to t is equal to it comes to rest बराबर 10 सेकेंड बराबर। तो आपके पास ये जो फॉर्मूला है इसे आप यूज कर सकते हो, v प्लस वी नॉट बाई 2 इंटू टी। ये टी टाइम इंटरवल लेना है बराबर। तो फाइनली इट स्टॉप्स, तो फाइनल वेलोसिटी 0 बराबर। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 10 बाई 2 और ये 5 सेकेंड का ही टाइम इंटरवल हुआ ना, तो ये क्या आया 25 मीटर,
यानी 50 और 25 बराबर, तो 75 होगा बराबर। तो ये गलत है, ये गलत है। अब इन दोनों में से ही कोई एक राइट है, समझ में आया। अब ये रिटार्डेशन है तो उसमें वेलोसिटी कंटिन्यूअसली डिक्रीज होती है, यानी स्लोप डिक्रीज होना चाहिए बराबर। अगर आपका ग्राफ ऐसा है समझो यूं, तो इसमें स्लोप कांस्टेंट बढ़ता है बराबर, तो वो ये है, पर वेलोसिटी यहाँ कम हो रही है, तो ये तो है नहीं, समझ में आया। अगर ग्राफ ऐसा है ऐसा, तो आप देख सकते हो स्लोप कम हो रहा है कंटिन्यूअसली, और हमारी भी वेलोसिटी कम हो रही है बराबर, तो ये वाला ग्राफ आएगा बराबर, समझ में आया। ये 75 और यहां पर सपोज 10, तो ये यूं होना चाहिए, और फिर यहां से ऐसा रेस्ट में आ गया तो बराबर। तो राइट आंसर इज दिस। ठीक है, कोई डाउट? सब सब्जेक्ट इतना आसान है, क्या डाउट होगा। फिजिक्स फिजिक्स इतना आसान है। बराबर, चलो। द लेंथ ऑफ ब्रिज विच अ ट्रेन 130 मीटर लॉन्ग and traveling at 45 kilometer per hour can cross in 30 second is। तो ब्रिज की लेंथ क्या होनी चाहिए बराबर। अब समझो, इसे यूं सोचते हैं, कैसा सोचते हैं, बराबर। ये ब्रिज है, ये ट्रेन है, तो लिसन, जब ट्रेन इस पोजीशन में आया, यहां अब ब्रिज स्टार्ट हुआ बराबर, और ट्रेन जब इस पोजीशन में जाएगी तो उसने ब्रिज को कंप्लीटली क्रॉस कर दिया बराबर। तो जब ट्रेन ब्रिज को कंप्लीटली क्रॉस करेगी करे, तो उसमें उसने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया। तो ये जो है बराबर, ये ब्रिज की लेंथ है सपोज डी, और ये ट्रेन की लेंथ है एल। तो यू कैन सी उसे कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, डी प्लस एल। जब वो डी प्लस एल डिस्टेंस ट्रैवल करे, तो इसका मतलब हुआ कि ट्रेन ने ब्रिज को कंप्लीटली क्रॉस कर दिया बराबर। तो जो डिस्टेंस ट्रैवल करना होगा वो डी प्लस एल है। उसकी स्पीड दी है हमें 45 किलोमीटर पर आवर बराबर। तो 45 किलोमीटर पर आवर, 45 इसे 5 से मल्टीप्लाई करना है, 18 से डिवाइड बराबर, कितना आया 12.5 मीटर पर सेकेंड बराबर। अब उसे कितने टाइम में, 30 सेकेंड में। तो स्पीड क्या होगा, डिस्टेंस बाय, तो डी प्लस एल बाय टी, तो डी प्लस एल होगा वी टी, तो डी प्लस एल, वी आपका है 12.5 इंटू टी है 30 बराबर, यानी 125 इंटू 3, तो डी प्लस एल 125 इंटू 3 कितना होगा 375। तो आपका डी होगा 375 माइनस एल, एल क्या है, लेंथ ऑफ द ट्रेन, वो है 130, तो 5 4
245 मीटर। बराबर, किसी को कोई डाउट? एनी डाउट? और डाउट होना भी नहीं चाहिए। आसान आसान सब्जेक्ट में डाउट करोगे तो कहाँ से चलेगा। बायोलॉजी में डाउट हो तो ठीक है, चलो सब्जेक्ट डिफिकल्ट है तो डाउट हो सकता है। चलो, a man goes 10 meter towards north and 20 meter towards east, then the displacement, देखो ये 10 मीटर नॉर्थ में गया एंड देन 20 मीटर ईस्ट में गया, तो डिस्प्लेसमेंट ये होगा इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। बराबर, तो 20 का स्क्वायर 400 प्लस 100 500, बराबर 500 यानी 200 इंटू 5, तो ये 10 एंड रूट 5 कितना होगा, अराउंड 2.25 जैसा होगा, तो 22.5 मीटर। और कोई बराबर आंसर पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और आपको शायद पता ना हो तो बता दूं कि ये मैं आपको सिखा रहा हूं, और शायद आपको पता नहीं होगा, पर नीट टीचर को नहीं देनी होती है। नहीं पता था ना आपको, पता चल गया आज। फिर फोर्थ, इसमें आपको टी दिया है ax square plus bx, where a and b are constants, the acceleration is, चलो तो मैं यहाँ dt by dx करूं तो ये होगा 2ax plus b, ऐसा मिलेगा। ठीक है, dt by dx 2ax plus b, तो ये तो वेलोसिटी का रेसिप्रोकल है ना, तो आपका v क्या होगा 1/2ax प्लस। अब आपको पता है एक्सेलरेशन a हमें फाइंड करना है, वो तो होता है dv बाय dt, पर हमारे पास तो v एज अ फंक्शन ऑफ x है, t नहीं है। जब भी ऐसा हो तो मैंने आपको सिखाया था क्या करने का, dx से मल्टीप्लाई करो, dx से डिवाइड करो। अब डिनोमिनेटर एक्सचेंज कर दो, dv बाय dx इंटू dx बाय dt, ये आपका रिजल्ट 1। अब आप dv बाई dx फाइंड कर लो, तो dv बाई dx यानी d बाई dx ऑफ 1/2ax प्लस b। बराबर, तो पहले इसमें क्या करना है, 2ax प्लस b, इस पूरे को आपको x एज्यूम कर लेना है, तो ये 1/x हुआ, 1/x यानी x की पावर -1, तो जब x की पावर -1 होगी तो -1 बराबर 1/x होता है, तो उसका इंटीग्रेशन होता है -1/x स्क्वायर, बराबर, तो ये 2x प्लस b। अब जिसे आपने x एज्यूम किया उसको फिर से डेरिवेट करना होता है, जिससे आपने x एज्यूम किया इसे फिर से डेरिवेट करो, तो 2x प्लस b को मैंने x एज्यूम किया, इसे फिर से डेरिवेट करूं तो 2a x की डेरिवेटिव 1 और b तो कांस्टेंट है, तो फिर आंसर क्या होगा इसका इंटू 2a।
तो dv बाई dx आपको क्या मिला, -2a अपन 2ax प्लस बी की पावर 2। बराबर, अब ये यहां पर पुट कर दो तो एक्सेलरेशन a, तो इसकी वैल्यू है -2a अपन 2ax प्लस बी का स्क्वायर, और dx बाई डी यानी वेलोसिटी, तो वेलोसिटी है 1 अपन 2ax प्लस बी। अच्छा, वेलोसिटी के फॉर्म में ही दिया है। अभी ये जो हुआ -2a 2ax प्लस बी का होल क्यूब हुआ। अब v आपका 1/2x प्लस बी है, तो दोनों साइड क्यूब करो, तो यहां पर क्यूब होगा, यहाँ 2x प्लस बी का क्यूब हो जाएगा। तो ये जो है इसकी वैल्यू आप क्या ले सकते हो, v क्यूब। तो एक्सेलरेशन हुआ -2a v क्यूब। ठीक है, distance traveled by a particle is proportional to the square of the time of the particle, square of the time then the particle travels with। किसी को डाउट हो तो बोलना। ये कंप्लीट बराबर, तो थोड़ा डेरिवेशन वाला आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। आपको पता है 11th में जब पढ़ाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले क्या सिखाते, डेरिवेशन, बराबर, मैथमेटिकल टूल्स। द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द पार्टिकल, उसे मैं x कह देता हूं, इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द टाइम, t स्क्वायर। तो आपका x हो गया के टी स्क्वायर। अब वेलोसिटी होगा dx बाई डी टी, तो k इंटू 2t, और एक्सेलरेशन होगा dv बाई डी टी। अब इसे फिर से डेरिवेट करोगे तो 2 क्या आ गया, तो एक्सेलरेशन में टाइम है नहीं, एक्सेलरेशन की फॉर्मूला में टाइम है नहीं, एक्सेलरेशन की फॉर्मूला में टाइम नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, और एक्सेलरेशन कांस्टेंट का मतलब बराबर, इतना आसान आसान फिजिक्स में आता है। बॉडी चलो, a body moves with speed v1 for distance l and then speed v2 for distance 2l, the average speed of the motion is। मैंने आपको सिखाया था कि जब भी आपको एवरेज स्पीड फाइंड करनी है तो आपको करना क्या है, हाँ, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। उसकी जो फॉर्मूला थी टाइम और स्पीड वाली वो ऐसी थी, यहाँ पर दो पार्ट है, तो d1 प्लस d2 अपन d1 बाय v1 प्लस d2 बाय v2, याद आया। तो आपका फर्स्ट d क्या है, l, और फिर 2l। जो l है वो v1 स्पीड से ट्रैवल हो रहा है, तो l बाय v1, और ये 2l बाय v2, तो ये 3l होगा, l कॉमन ले लेते हैं, तो v2 प्लस ट्वाइस v1 अपन v1 v2, तो ll कट, तो 3v1 v2 2v1 प्लस v2। ठीक है, आया समझ में।
jogger running at 9 kilometer per hour alongside a railway track is 240 meter ahead of the engine of 120 meter long train running at 45 kilometer per hour in the same direction. In how much time will the train pass the jogger? बराबर, तो यहां पर रिलेटिव वेलोसिटी का भी कंसेप्ट है। तो वेलोसिटी ऑफ द जॉगर ये 9 किलोमीटर पर आवर है, वेलोसिटी ऑफ द जॉगर 9 किलोमीटर पर आवर यानी कितना होता है 5 मीटर पर सेकेंड। 5 हो गया 2.5 होगा 2.5 होगा ना 2.5 मीटर पर सेकेंड। 5 से मल्टीप्लाई करने का 18 से डिवाइड करने का बराबर। नाउ इंजन 120 मीटर लेंथ ऑफ द ट्रेन दिया है और स्पीड ऑफ द ट्रेन दी है 45 किलोमीटर पर आवर बराबर। तो ये हमें क्या था 12.5 मीटर पर सेकेंड। अब दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे, तो वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू जॉगर क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ जॉगर 12.5 माइनस 2.5 10 मीटर पर सेकेंड। अब ये रिलेटिव स्पीड है, डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना है, ऑलरेडी जॉगर 240 मीटर अहेड है, यानी इस तरह यहां पर जॉगर है और ये ट्रेन है, ये डिस्टेंस आपको दिया है 240 मीटर बराबर, समझ आया। अब ये ट्रेन इस तरह से हो जाएगी, तब ट्रेन ने जॉगर को पास किया बराबर। तो जब ट्रेन कंप्लीटली जॉगर को पास करती है तो ट्रेन ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया 240 प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन भी कंसीडर करना है ना, कितना है वो 120 बराबर। तो जो रिलेटिव स्पीड है दोनों मोशन में है बराबर, तो रिलेटिव स्पीड से ये डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है, तो जो डिस्टेंस ट्रैवल करना है वो है 240 प्लस 120 दैट इज 360 मीटर बराबर। तो टाइम आपको फाइंड करना है, इट इज डिस्टेंस बाय स्पीड, तो 360 बाय 10 36 सेकेंड। ठीक है, a particle starts its motion from rest under the action of constant force. The distance covered in first 10 seconds is S1 and the covered in first 20 seconds is S2. A particle starts motion from rest, इसका मतलब क्या हुआ, initial velocity 0 under constant force। इसका क्या मतलब निकलेगा, जब फोर्स कांस्टेंट होगा तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन बराबर फर्स्ट 10 सेकेंड इज S1 बराबर। तो आपको इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ये जो फॉर्मूला d इज इक्वल टू v0t प्लस हाफ at स्क्वायर बराबर। तो ये S1 इनिशियल वेलोसिटी 0 एक्सेलरेशन कांस्टेंट उसे मैं a ले रहा हूं और फर्स्ट 10 सेकेंड है, तो 10 का स्क्वायर 100 यानी ये 50 a आया बराबर। एंड द कवर्ड इन फर्स्ट 20 सेकेंड इज S2, तो फर्स्ट 20 सेकेंड लोगे तो ये 0 प्लस हाफ a 20 का स्क्वायर, तो ये कितना होगा 400 बाई 2 200 a। तो S2 क्या हो गया 4 टाइम्स हो गया ना,
ब्रदर S2 is 4 times S1. फिर 9, body moving with uniform acceleration describes 40 meter in first 5 seconds and 70 meter in next 5 seconds. A body moving with uniform acceleration describes 40 meter in the first 5 seconds and 70 meter in next 5 seconds. So initial velocity will be, बराबर, तो listen, फर्स्ट 5 सेकेंड में 40 मीटर दिया है पर इसमें इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है, तो वी नॉट टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर में करूं तो D1 कितना है 40, ये 40 इनिशियल वेलोसिटी नहीं पता है, टाइम है 5, हाफ एक्सेलरेशन भी नहीं पता है बराबर ए, और टी स्क्वायर कितना है 5 का स्क्वायर, नहीं हाँ 5 का स्क्वायर 25, तो इसे 2 से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे क्या मिलेगा 80 इज इक्वल टू 5 वी नॉट प्लस 25a, ये आपका इक्वेशन 1 समझ में आया। अब नेक्स्ट 5 एंड 70 मीटर इन नेक्स्ट 5 सेकेंड, नेक्स्ट 5 यानी 6 से लेकर 10 तक बराबर, तो 0 से लेकर 5 में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया 40, 0 से 5 में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया 40, और फिर 6 से लेकर 10 में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया 70, तो टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया बराबर 110 हो जाएगा। तो 10 सेकंड के लिए डिस्टेंस हमें पता है बराबर, तो इसी फॉर्मूला में 110 वी नॉट इंटू 10 प्लस हाफ ए 10 का स्क्वायर 100 बराबर, तो ये मिला 110 10 वी नॉट 50a, ये आपका रिजल्ट 2 बराबर। समझ में आया कि नहीं आया, कोई डाउट हो तो बोलो। अब आपको करना क्या है, आपको इनिशियल वेलोसिटी पूछी है बराबर, तो एक्सेलरेशन को एलिमिनेट करो, एक्सेलरेशन को एलिमिनेट करने के लिए इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो बराबर, तो उसे 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 160 इज इक्वल टू 10 वी नॉट प्लस 50a, हाँ टू गेट, हाँ 10 थी जैसे, यहाँ 10 बराबर है ना, कोई तो उसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 160 इज इक्वल टू 20 वी नॉट प्लस 50a एंड 110 10 वी नॉट प्लस 50a। अब इसका सब्ट्रैक्शन करें, माइनस माइनस माइनस, तो ये 50 आएगा इज इक्वल टू 10 वी नॉट, और ये तो 0 हो जाएगा, तो वी नॉट कितना आया 5 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया ना, मैंने ये फॉर्मूला ली, मुझे ये पता है 5 सेकेंड में 40 मीटर, तो टी की वैल्यू मैंने 5 की और डी 40, 2 से मल्टीप्लाई किया, ये मिला। फिर नेक्स्ट 5 सेकेंड में 70, तो फर्स्ट 5 सेकेंड में 40 और नेक्स्ट 5 सेकेंड में 70, तो टोटल कितना हुआ, तो 10 सेकेंड में कितना मिला 110, वो वैल्यू पुट की, तो इक्वेशन बन गए, तो सॉल्व कर दिया। ठीक है, घर जाके फिर से सॉल्व कर देने के ये सब, और कुछ ना करो फिजिक्स में, तो इतना तो करो। चलो, a man
drops a ball downside from the roof of a tower of height 400 meter. At the same time, another ball is thrown upside with speed 50 meter per second. They will meet at which height from the base of the tower? तो ये टावर है बराबर, ये आपका ऑब्जेक्ट वन थ्रॉन नहीं बॉल ड्रॉप किया है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 हुई, और ये बॉल 2 है जिसे आपने ऊपर की ओर थ्रो किया है 50 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। अब सपोज यहां पर दोनों बॉल मिलते हैं, तो ये बॉल 1 ने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया वो d1 बराबर, और ये बराबर बॉल 2 ने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया वो d2। दोनों के डिस्टेंस का एडिशन करूंगा तो क्या मिल जाएगा? हाइट ऑफ टावर। अब बॉल 1 जो है वो फ्री फॉलिंग है बराबर, तो ये जो फॉर्मूला है d इज इक्वल टू वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। उसका डिस्टेंस ट्रैवल d1 पर डाउनवर्ड है तो नेगेटिव होगा, फ्री फॉलिंग है तो इनिशियल वेलोसिटी 0, हाफ माइनस जी टी स्क्वायर, तो माइनस माइनस दोनों साइड से चला जाएगा, तो d1 आपको मिला हाफ जी टी स्क्वायर बराबर। इसी तरह से d2 लेते हैं, तो ये डिस्टेंस अपवर्ड है तो पॉजिटिव, इनिशियल वेलोसिटी 50t वो भी पॉजिटिव, और ये माइनस आएगा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब मैंने आपको बताया d1 प्लस d2 इज h, और h कितना है 400। d1 आपका है हाफ जी टी स्क्वायर, d2 है 50t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू 400। ये काट बराबर, तो t आपको क्या मिलेगा 400/50 यानी 8 सेकेंड बराबर। पर आपको क्या फाइंड करना है? हाइट फ्रॉम बेस ऑफ द टावर यानी d2। जो d2 है वो बराबर बराबर बेस से डिस्टेंस ही है ना, तो d2 फाइंड कर लो, तो d2 50t क्या मिला 8 माइनस हाफ g10 ले लो, और t 8 है ना, ये 400 माइनस 32 हो जाएगा ना, 320 बराबर 80 मीटर। ठीक है, तो फिजिक्स आसान है, इसमें क्या कोई डिफिकल्ट चैप्टर हो तो बोलो सर, कोई डिफिकल्ट सब्जेक्ट हो तो बोलो। चलो, a projectile is projected from ground by making an angle 60 degree with horizontal. After 1 second, projectile makes angle 30 degree with the horizontal. The maximum height attained by the projectile is बराबर, तो theta naught is given 60 degree, but after 1 second projectile makes 30 degree बराबर। तो लिसन, इनिशियल x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या होगा p नॉट cos थीटा नॉट, यानी ये हो जाएगा p नॉट बाय 2, और इनिशियल y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी
वी नॉट साइन थीटा नॉट, यानी √3 वी नॉट बाय 2 एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। अगर मैं t 1 सेकेंड लूँ तो आपको पता है 1 सेकेंड पर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इट रिमेन्स एज इट इज, बराबर, पर वर्टिकल वेलोसिटी क्या होगी, वी नॉट वाई माइनस जी टी। तो वी नॉट वाई है √3 वी नॉट बाय 2 माइनस जी टी, टी तो 1 है ही, बराबर। अब आपको पता है वो मेक्स एंगल 30 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल, तो हमने tan थीटा ये लिखा था ना, तो tan थीटा क्या होगा, y कंपोनेंट बाय x कंपोनेंट। तो ये tan 30 है, यानी 1 बाय √3, y कंपोनेंट है आपका √3 वी नॉट बाय 2 माइनस जी, अपन x कंपोनेंट है वी नॉट बाय 2। ठीक है, तो वी नॉट बाय 2 √3 बाय 2 वी नॉट माइनस जी, जी को मैं 10 ले लेता हूं, बराबर। इसे अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो वी नॉट बाय √3 √3 वी नॉट माइनस 20, ऐसा होगा। 2 से मल्टीप्लाई किया, अब √3 से मल्टीप्लाई करो तो वी नॉट 3 वी नॉट माइनस 20 √3, ऐसा होगा, बराबर। अब इसे इस तरफ ले लो और इसे इस तरफ ले जाओ तो 2 वी नॉट इज 20 √3, तो वी नॉट क्या आया, 10 √3, बराबर। आपको क्या फाइंड करना है, मैक्सिमम हाइट एट 10, तो h की फॉर्मूला क्या होती है, वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा नॉट बाय 2g। तो वी नॉट स्क्वायर क्या होगा, 100 इंटू 3, तो ये 300 हो गया, बराबर। फिर साइन √3/2, तो ये हो जाएगा 3/4, 2 इंटू 10, तो ये कट, तो ये 90 हो जाएगा, 90 डिवाइडेड बाय 8, बराबर। जो भी आंसर आए वो 90 डिवाइडेड बाय 8, बराबर, 11 पॉइंट समथिंग आएगा ना। ठीक है,